नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आप सबको। अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी ही होगी। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रामायण में प्रत्यय है। प्रत्यय बताइएगा। रामायण जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? यण या आयन या अणा या मायण? तो रामायण शब्द में आयन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आयन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाप्राण का सही विकल्प चुनिए। महाप्राण, महाप्राण कौन सा वर्ण है इसमें? ठा अथवा टा अथवा पा अथवा बा? देखिए, महाप्राण और अल्प प्राण, इसके लिए एक सूत्र, एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। अल्प प्राण 135 या अलावा, ये आपको याद करना होगा। अल्प प्राण 135 या रा ला और वा, ये एक ट्रिक है। 135 का मतलब 1 3 5, समझ गए? 135 का मतलब है यहाँ पर 1 3 5। क्या हुआ इसका तात्पर्य? इसका मतलब ये है कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग दिए होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना, उनका प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे देखिए ये है का, ख, ग, घा, अंगा। तो इसमें 135 का तात्पर्य है पहला, और फिर दूसरा नहीं तीसरा, और फिर चौथा नहीं पांचवा। यानी पहला तीसरा पांचवा, ये है पहला तीसरा और पांचवा 135। साथ में या रा लावा, ये भी वर्ण। तो ये काखा का घांगा में ऐसे ही है, चाछा झझाइया में ऐसे ही है, टाठा टाढ़ा में ऐसे ही है। तो पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होगा वो होगा अल्प प्राण। क्या होगा? अल्प प्राण। तो फिर दूसरा और चौथा ये महाप्राण होगा। समझ गए? ये महाप्राण होगा। तो अब हमको ये देखना है कि दूसरा चौथा कोई वर्ण है इसमें। देखिए टा ठा, ठा जो है ये दूसरा है। ऑप्शन नंबर 1 पर ठा जो है यही महाप्राण है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, टा ठा। अच्छा, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 पर टा, ये तो पहला है, इसका मतलब ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। जबकि हमें महाप्राण हमसे पूछा जा रहा है। पा फा बा भा मा, ये पा पहला है, ये भी नहीं है। पा फा बा, बा भी पवर्ग का है, पा फा बा यानी तीसरे नंबर पर, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठा जो है वो महाप्राण वर्ण है। अल्प प्राण 135 या अलावा, इतना याद कर लीजिए, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। एक कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। इसके लेखक कौन है? प्रसाद, परसाई, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समझ गए? अज्ञेय का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ है, हाथी धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे है। हाथी धीरे धीरे चलता है एक वाक्य है, इसमें धीरे धीरे जो शब्द, ये क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें धीरे धीरे जो है यह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा विशेषण के बारे में। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए, काली गाय बहुत मीठा दूध देती है ना, या गाय बहुत मीठा दूध देती है, इतना रखा जाए। गाय बहुत मीठा
दूध देती है। ठीक, तो यहाँ पर गाय बहुत मीठा दूध देती है, तो यहाँ पर मीठा जो है ये है विशेषण। मीठा क्या है? ये विशेषण है मीठा। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो दूध है विशेष्य, ये भी पूछा जाता है, ये विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जा रही वो विशेष्य, और जिससे विशेषता बताई जा रही वो विशेषण। मीठा। अब ये कह रहा बहुत, एक बहुत शब्द है, यानी मीठा तो है लेकिन बहुत मीठा है, तो ये मीठे की भी प्रशंसा, यानी मीठे की भी तारीफ, उसकी और खूबी बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए ये हुआ प्रविशेषण। समझ गए? ये प्रविशेषण कहा जाता है। और यहाँ पर वाक्य हमारा हाथी धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर चलने की विशेषता बता रहा है ये धीरे धीरे शब्द, ये हाथी की नहीं, चलने की, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, इन पर ध्यान देना है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? विरोध एक शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? सहयोग या सुलह या पक्षपात या समर्थन। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। विरोध का होता है विलोम समर्थन। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। कैंची शब्द है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैंची शब्द ये किस भाषा का है, ये पूछा जा रहा है। हिंदी का है, तुर्की का है, उर्दू का है, जापानी है, कौन सा है ये? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये तुर्की शब्द है कैंची। समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी एक महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, और ये महादेवी वर्मा। कौन है? तो कामायनी के लेखक हैं, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। समझ गए? जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। 8 पर लिखा अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अंधेर नगरी ये बहुत पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, याद कर लीजिए। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? बोलना, गिरना, कहना, सुनाना। देखिए यहाँ पर समझिएगा, सुनना और सुनाना इनमें अंतर है। समझ गए? तो पूछ रहा है कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा इसका, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। जैसे एक वाक्य से समझिए, वाक्य है माँ बच्चे को सेब खिलाती है ना। एक वाक्य है माँ बच्चे को सेब खिलाती है ना। माँ बच्चे को सेब खिलाती है, तो यहाँ पर खिलाती जो शब्द है यह है प्रेरणार्थक क्रिया, और यह है प्रथम प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए ये प्रेरणार्थक हुई कैसे? जैसे माँ सेब खाती है, तब तो ये सामान्य क्रिया हो जाती, यानी कि माँ स्वयं खा रही है। लेकिन यहाँ माँ स्वयं नहीं खा रही है, ये बच्चे को खिला रही है, अर्थात इसकी प्रेरणा से बच्चा सेब खा रहा है। खाना और खिलाना इनमें अंतर है ना। मूल शब्द में आना जब लगता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और जब वाना लगता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को सेब खिलवाती है। अब देखिए, माँ नौकरानी से बच्चे को, 3 लोगों का रोल यहाँ पर है। माँ के कहने से, उसकी प्रेरणा से नौकरानी, और फिर नौकरानी के प्रेरणा से बच्चा सेब खा रहा है। न नौकरानी खा रही और न माँ खा रही, तो यहाँ पर यह है द्वितीय प्रेरणार्थक। खिलवाती शब्द यदि आएगा तो द्वितीय, जैसे सुनाना, सुनना,
सुनाना, सुनवाना। सुनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक और सुनाना प्रथम प्रेरणार्थक और सुनना यह सामान्य क्रिया है। समझ गए? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में सर्वनाम बताइए। सर्वनाम कौन सा ये पूछा जा रहा है। आप, पहाड़, नदी, पानी, 4 शब्द दिए हुए हैं। इसमें सर्वनाम क्या है? देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। आप जो शब्द है ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। समझ गए? बाकी पहाड़, नदी और पानी ये सब संज्ञा शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है? घोड़ा, हस्ताक्षर, लड़का, रुपया। तो देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए इसे। हस्ताक्षर जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन होता है। आपने हस्ताक्षर कर दिए, अपने हस्ताक्षर करिए, हमारे हस्ताक्षर हो गए, ऐसे वाक्य बोले जाते। हमारा हस्ताक्षर हो गया नहीं, आपने अपना हस्ताक्षर किया, ये गलत है। आपने अपने हस्ताक्षर किए, ये सही है। तो हस्ताक्षर जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन होता है। और कुछ शब्द हैं जैसे बाल हैं, प्राण, ये हमेशा बहुवचन। समझ गए? लोग और हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। किस कारक का चिन्ह ने होता है? ने किस कारक का चिन्ह होता है? कर्ता का, कर्म का, करण का या संप्रदान का? तो कर्ता कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है ने। राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना? तो राम ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये पूरी टेबल आपको याद करनी होगी, उससे आप समझ जाएंगे। पिछली क्लास आप हमारी देख सकते हैं, उसमें विधिवत बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। कर्ता कारक का ये चिन्ह जो है वो ने होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? सरल प्रश्न है लेकिन परीक्षाओं में आता है और इसे समझ लीजिएगा। 50 होते हैं या 48 या 49 या 52 होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, क्लियर समझ लीजिएगा। स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते और 11 स्वर होते। आप जब जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 3 1 4, 3 1 4 44, और हमने बताया 52। अब इसके बाद में होते हैं अयोगवाह, जिन्हें अंगाह कहते हैं। उत्क्षिप्त होते हैं अड़ा और अढ़ा। संयुक्त होते हैं क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा। इन सब को जब मिलाएंगे आप तब हो जाएंगे 52 वर्ण। समझ गए? नो डाउट, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का भय होता है क्रोध, उत्साह, निर्वेद। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। भय किसका स्थायी भाव होता है? भयानक रस का। एक रस होता है भयानक रस, समझ गए? उसका स्थायी भाव होता है भय। क्रोध किसका होता है? रौद्र। रौद्र रस होता है, उसका स्थायी भाव क्रोध होता है। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है क्रोध और उत्साह में, है ना? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध और उत्साह में थोड़ा अंतर है, यानी कि रौद्र रस और वीर रस में थोड़ा अंतर। वीर रस का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए जो उत्साह होता है वो वीर रस होता है ना? जब उत्साह चरम सीमा पर पहुंचता है तो वीर रस बन जाता है, और क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब रौद्र रस हो जाता है ना? ये वीर में क्रोध की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य नहीं है। समझ गए? ये एक अलग कैटेगरी है, ये क्रोध की और उत्साह की अलग कैटेगरी है। यहाँ पर प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रसोई घर में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व कभी कभी वर्तनी आपसे पूछी जाएगी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, दोनों में ये वा रहेगा और ऊपर बिंदु रहेगा, अब होगा द्वंद्व। समझ गए? ये ऐसे ही द्विगु, गा में भी उ की मात्रा रहेगी, ये जो द्विगु लिखा है यहाँ पर। तो ये शब्द वर्तनी के हिसाब से आपको समझने हैं। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि रसोई घर में समास कौन सा है, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है और इसका यदि विग्रह किया जाए, डिटेल किया जाए, तो ये होगा रसोई के लिए घर। क्या होगा? रसोई के लिए घर। यह संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सजावट में प्रत्यय बताइए। सजावट में प्रत्यय क्या होगा? अवट, आवट, वट, अट। कौन सा होगा? आवट होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए, प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया अर्थात बाद में। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, एक शब्द है प्रदीप। क्या शब्द है? प्रदीप। मूल शब्द है दीप, यानी दीपक। इसमें प्रा उपसर्ग लगा है, यानी कि विशेष प्रकार का दीपक। तो ये पहले लगा, ये उपसर्ग है। अब देखिए, ममेरा एक शब्द, ऐसे समझ लीजिएगा, ममेरा। ये मामा है और इसमें एरा लग गया तो ममेरा हो गया। इसमें एरा है प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय। समझ गए? जैसे लड़कपन एक शब्द है, लड़कपन, लड़कपन। तो इसमें लड़का मुख्य शब्द है और पन इसमें प्रत्यय है, तब बनेगा लड़कपन। लड़का और धनपन हो जाएगा, लेकिन लड़कापन नहीं। जब शब्द बनेगा तो यहाँ पर बड़ा आलोप हो जाता है और शब्द बनता है लड़कपन। समझ लीजिएगा। तो मूल शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय और पहले लगता है वो उपसर्ग। यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है। सजावट, यहाँ पर आवट है ना? आवट। अगला क्वेश्चन नंबर 17। सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। क्या होगा? सूर्योदय, ये देखिए 4 प्रकार से लिखा गया है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर 2, सूर्य धन उदय। यहाँ पर आ और इसमें उ, तो बनेगा ओ। गुण संधि है, गुण स्वर संधि है ना? गुण स्वर संधि केवल 3 प्रकार की होती है। क्या क्या? ए बनता है, या फिर ओ बनता है, या फिर अर बनता है ना? जैसे महा धन ईस कहा जाए तो महेश, ए बन जाएगा। और महाधन उत्सव कहा जाए तो महोत्सव, ओ बन जाएगा। और महाधन ऋषि यदि लिखा जाए तो महर्षि, अर ये बीच में निकलेगा अर, तो ये अर हो जाएगा महर्षि। केवल 3 कैटेगरी होती हैं गुण संधि की, बस। तो यहाँ पर सूर्य धन उदय होगा, बनेगा सूर्योदय। गुण स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? पर या जय या परा या पा। देखिए, इससे पहले पूछा गया था प्रत्यय और यहाँ पूछा जा रहा है उपसर्ग। उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग और बाद में लगता है वो प्रत्यय। तो यहाँ पर परा जो है, ये परा, ये है उपसर्ग। मूल शब्द है जय, है ना? पराजय का अर्थ हार। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। अनिल और अनल शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ युग्म यहाँ पर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका सही अर्थ दे रहा है? हवा पानी होगा, या हवा आग होगा, या आग हवा होगा, या बादल पानी होगा? तो अनिल कहते हैं हवा को, है ना? ये देखिए हवा, हवा 2 जगह लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर अनल कहते हैं आग को, यहाँ पानी है यहाँ आग है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। हवा और आग, अनिल अनल। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पूछ रहा है। अंधकार, अंगरक्षक, आशा और अचरज, कौन सा इसमें तद्भव होगा?
देखिए अचरज जो शब्द है ये तद्भव है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। आशा ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है आस। अंगरक्षक ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंगरखा। अंगरखा है ना। अंधकार ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंधेरा। समझ गए? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। बस इस श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा। विधिवत तैयारी करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।